हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने पीरियोडिक टेबल को हम समाप्त किए थे। आज के लेक्चर में 11th क्लास का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग के बारे में काम करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इस केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसको जनरल केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। इसका भरपूर यूज आपका फिजिकल केमिस्ट्री के अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है। बॉन्ड का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो जबरदस्त इसका यूज है आपका बॉन्डिंग का। चलिए केमिकल बॉन्डिंग के बारे में स्टार्टिंग करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग है क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट से जीरो मान के स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्लासिकल कॉन्सेप्ट। क्लासिकल कॉन्सेप्ट कहता है बॉन्डिंग के बारे में। बॉन्ड है क्या, तो कहेंगे ए टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स। ए टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स। शुरुआत में पहला कॉन्सेप्ट आया था क्लासिकल कॉन्सेप्ट, और क्लासिकल कॉन्सेप्ट कहता है कि बॉन्ड है क्या, तो एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसके कारण दो पार्टिकल का एसोसिएशन होता है और वहां से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। यानी एटम से अगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है तो ड्यू टू बॉन्ड के कारण दो या दो से अधिक एटम आपस में एसोसिएशन शो करता है, वहां से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किसके कारण हुआ, ड्यू टू बॉन्ड के कारण। तो अगला कहेंगे बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एटम। एटम से मॉलिक्यूल बनाने का काम करता है बॉन्ड। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कैसा हाइड्रोजन के बारे में बात करें, और हाइड्रोजन का आपस में एसोसिएशन होता है और यहाँ से H2 बन जाता है। ये H2 हमारा मॉलिक्यूल कहलाने लगता है, ये मॉलिक्यूल है, जबकि यहाँ पे ये एटम है। यानी एटम से अगर मॉलिक्यूल बनना है, इसके लिए बॉन्ड का फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसी हाइड्रोजन को अगर क्लोरीन से कॉम्बिनेशन कर दे तो यहां से बन गया HCl। ये भी हमारा बॉन्ड है। तो बॉन्ड एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है जिसके कारण आपस में कॉम्बिनेशन होता है और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन आगे चल के बॉन्ड के बारे में बात किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। जैसे तीसरा नंबर अगर देखा जाए, हीलियम के बारे में बात करें तो कहेंगे नो अट्रैक्शन फोर्स। इसमें तो अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, इसलिए हीलियम बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता। तो सेकेंड कॉन्सेप्ट आया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। जब क्लासिकल कॉन्सेप्ट समाप्त होने लगा तो उसी को मॉडिफाइड करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट आया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन, नाम से स्पष्ट है। इन्होंने बॉन्ड के बारे में बात किया। बॉन्ड है क्या, का ए टाइप ऑफ अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्सिव फोर्स। बॉन्ड है क्या, तो अट्रैक्शन फोर्स के साथ साथ रिपल्सिव फोर्स है। अट्रैक्शन फोर्स और साथ ही साथ रिपल्सिव फोर्स के कॉम्बिनेशन फॉर्म को बॉन्ड कहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ये न्यूक्लियस है,
फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट। यहां पर मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। अब इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जैसे यहां इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है आपका, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन है। अब जब बताओ कि यहां इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिव बॉडी है और इलेक्ट्रॉन हमारा निगेटिव बॉडी है। तो सेम बॉडी के बीच में रिपल्सन लगता है, लेकिन अगर कहा जाए इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में, या फिर कहा जाए जब देखो तो इसका न्यूक्लियस और इसका इलेक्ट्रॉन, ये आपका पॉजिटिव बॉडी है और ये नेगेटिव बॉडी है, इसमें अट्रैक्शन रहेगा। इसका इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स। इसका मतलब बॉन्ड केवल रिपल्सिव फोर्स नहीं है। दो एटम अगर कंबाइंड कर रहा है, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट शो कर रहा है, तो वहां अट्रैक्शन फोर्स भी है एज वेल एज रिपल्सिव फोर्स है। अगर केवल अट्रैक्शन फोर्स होता बॉन्ड, तो कभी भी बॉन्ड ब्रेक नहीं करता। इसका मतलब बॉन्ड बनता भी है, बॉन्ड टूटता भी है, तो केवल अट्रैक्शन फोर्स नहीं हो सकता है। जैसे पृथ्वी, हम सबों के बीच में जो होता है, हम पे पृथ्वी का जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है, जो कि ऑलवेज लगते रहता है, इसे कभी भी उससे कनेक्टेड नहीं, टूटते नहीं। ठीक उसी तरह अगर केवल अट्रैक्शन फोर्स होता तो कभी भी बॉन्ड ब्रेक नहीं करता। अगर बॉन्ड टूट रहा है तो इसके पीछे कॉज है कि अट्रैक्शन फोर्स भी है और रिपल्सिव फोर्स है। अब कुछ एटम में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कुछ एटम में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो वैसा एटम जिसमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा डोमिनेंसी शो करे रिपल्सिव फोर्स से, तो वहां बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर रिपल्सिव फोर्स मोर डोमिनेंसी शो करेगा अट्रैक्शन फोर्स पे, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसका मतलब हीलियम के बीच बॉन्ड नहीं बना, इसके पीछे कॉज है कि यहां रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है, किसकी तुलना में? अट्रैक्शन फोर्स की तुलना में। तो कंडीशन फॉर बॉन्ड के बारे में अगर बात किया जाए, कंडीशन फॉर बॉन्ड, बॉन्ड के लिए कंडीशन ही है attraction force must be greater than repulsive force। अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाए रिपल्सिव फोर्स से, तो बॉन्ड कभी भी फॉर्म नहीं करेगा। चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। अगला देखते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट। चलिए इसको मिटाएं। चलो हेडिंग देते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट।
मॉडर्न कॉन्सेप्ट ने क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड के बारे में बात किया। बॉन्ड को क्लासिफाई किया, टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में बात किया। इसका मतलब मॉडर्न कॉन्सेप्ट करता है बॉन्ड दो तरह के होते हैं, बॉन्ड दो टाइप के होते हैं। कुछ होता है एटॉमिक अट्रैक्शन के कारण बॉन्ड बनता है, इसको एटॉमिक बॉन्ड भी कहें। कुछ होता है मॉलिक्यूलर बॉन्ड, एटॉमिक बॉन्ड में आपका आता है इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जबकि मॉलिक्यूलर बॉन्ड में आपका कौन कौन आता है, तो कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडरवाल फोर्स, और लास्ट में आता है आपका मेटालिक बॉन्ड। ये सब के सब मॉलिक्यूलर बॉन्ड है। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट सिंपली वे में क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड का, बॉन्ड का टाइप बता दिया कि दो तरह के बॉन्ड होता है, कुछ एटॉमिक बॉन्ड होते हैं, कुछ मॉलिक्यूलर बॉन्ड होते हैं। एटॉमिक बॉन्ड में इलेक्ट्रोवायलेंट, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ना है, जबकि मॉलिक्यूलर बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडरवाल फोर्स और आपका मेटालिक बॉन्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं, बारी बारी से सबके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे लार्ज फॉर्म में आपको पढ़ना है कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, लेकिन बारी बारी से हर एक बॉन्ड के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहला इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड है क्या, तो हेडिंग देते हैं इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, या इसी को कहते हैं आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड है क्या, मोस्ट कॉमन बॉन्ड है, जिसके बारे में पहले से भी चर्चा का आप किए होंगे, 9th तो पढ़े हैं। कहेंगे वैसा टाइप का बॉन्ड होता है जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बनता है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट टू मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव से मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट की ओर अगर कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, तो उसके कारण जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, या इसी का दूसरा नाम होता है कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। चलिए इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड के बारे में देख लेंगे। कहेंगे द टाइप ऑफ बॉन्ड which form due to complete transfer of electron is known as इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड।
देखो जी, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड के बारे में अगर बात करें, आयनिक बॉन्ड दो फैमिली के बीच का अटैचमेंट है। एक होता मोर, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, दूसरा है मोर इलेक्ट्रो निगेटिव। मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव और मोर इलेक्ट्रो निगेटिव के बीच ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो होता है हमारा मेटल होता है, मोर इलेक्ट्रो निगेटिव हमारा नॉन मेटल होता है। इसी मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है। मेटल में जनरली आपका ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप सेकेंड है, ग्रुप थर्ड है। नॉन मेटल में कौन कौन ग्रुप होगा? नॉन मेटल में तो कहेंगे फिफ्थ ग्रुप, फिफ्थ ए, सिक्स ए और सेवंथ ए। मेटल फैमिली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, नॉन मेटल फैमिली क्या करेगा? गेन करेगा। अगर ये ग्रुप थर्ड ए का कॉम्बिनेशन फिफ्थ ए से होता है तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। अगर ग्रुप सेकेंड ए का कॉम्बिनेशन ग्रुप 6 ए से होता है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ग्रुप फर्स्ट ए से ग्रुप आपका सेवंथ ए की ओर ट्रांसफर होता है। अगर ये दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो यही आता है मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव और मोर इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट के बीच में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर कर सकता है और 3 इलेक्ट्रॉन का भी ट्रांसफर हो सकता है। वो तो अटैचमेंट के ऊपर डिपेंड करता है किससे किसका अटैचमेंट है। अगर ग्रुप फर्स्ट ए सेवंथ ए के साथ अटैच हुआ तो 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। ग्रुप सेकेंड ए का 6 ए के साथ अटैचमेंट होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। और थर्ड ए अगर फिफ्थ ए के साथ अटैचमेंट शो किया तो 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो बॉन्ड बनता है उसी बॉन्ड का नाम कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है। चलिए इसको नोट डाउन कर लिए। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं आयनिक बॉन्ड का। हो गया, चलिए इसको मिटाते हैं। कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? कंडीशन के बारे में अगर बात करें तो पहला फर्स्ट में आयनाइजेशन, एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात करें
आयनाइजेशन एनर्जी है क्या? तो इलेक्ट्रॉन अगर लॉस कर रहा है, कोई एलिमेंट अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी होता है। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड करता है उस एनर्जी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड किया जाता है उसी एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। रिक्वायर्ड एनर्जी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी मेटल का लो होनी चाहिए। लो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल। अगर मेटल का लो आयनाइजेशन एनर्जी है तो वो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन शो करेगा। और आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में आप जानते हैं कि टॉप टू बॉटम जाते हैं और लेफ्ट टू राइट जाते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी ये हमारा ग्रुप होता है, ग्रुप में ये डिक्रीज करेगा और आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट है, ये पीरियड कहलाता है। पीरियड में आपका इंक्रीज करता है और जितना ही कम आयनाइजेशन एनर्जी होगा उसका टेंडेंसी उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करने का है, और जो जितना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो उतना ही ज्यादा आयनिक बॉन्ड बनाएगा। दूसरा है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नॉन मेटल के लिए यूज किया जाता है, जो कि रिक्वायर्ड एनर्जी नहीं, इवॉल्व एनर्जी होता है बाय द एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा उसके लिए जो एनर्जी आपका इवॉल्व करता है उसी एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इवॉल्व एनर्जी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा उसके लिए जो एनर्जी इवॉल्व करेगा उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल। जितना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नॉन मेटल का ज्यादा होगा उसके लिए आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। अगला जो देखते हैं सी में नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो होता है
वो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। इसके पीछे कॉज है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स भी कहते हैं। कूलम्बिक फोर्स, जैसे कोई पॉजिटिव बॉडी है, यहां निगेटिव बॉडी है। पॉजिटिव बॉडी का अपना सर्किल होगा, ये फील्ड है पॉजिटिव बॉडी का। नेगेटिव बॉडी का भी अपना एक फील्ड होगा। जब दोनों बॉडी को नजदीक लाएंगे एक दूसरे पे अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। अब जब देखो तो अट्रैक्शन फोर्स के कारण इसका तो फील्ड इधर की ओर था, लेकिन ये अपनी ओर खींच रहा है, इसलिए इस अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये इस तरह से क्वीज हो जाता है। हर हमेशा डायरेक्शन इसका क्या होता है, चेंज होते रहा। इसलिए कहेंगे ये नॉन डायरेक्शनल फोर्स है। और नॉन डायरेक्शनल फोर्स के होने के कारण आयनिक बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। पहला फिजिकल स्टेट के बारे में बात करें। फिजिकल स्टेट में जो होता है आयनिक कंपाउंड, मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड जो होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ड्यू टू कूलम्बिक फोर्स के कारण या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ब्रिटल सॉलिड होता है, कस के प्रहार करने पे ये चूर चूर हो जाता है, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो फिजिकल स्टेट में कहेंगे, एक ही लाइन याद रखना इसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ब्रिटल नेचर, ड्यू टू आयनिक फोर्स के कारण। सेकेंड में अगर देखते हैं आपका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में अगर बात करें, कहेंगे वेरी हाई, बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसके कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलिए इस पॉइंट को यहां लिख देते हैं, पहले यहां तक नोट डाउन करो। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आगे चर्चा करते हैं।
हो गया। चलिए, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में कहा जाए, बताओ आयनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। आयनिक सॉलिड है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कॉज है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। लिख लेंगे इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या आयनिक फोर्स के कारण। सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करें, सॉल्युबिलिटी है क्या? तो सॉल्युबल होना। आयनिक कंपाउंड पोलर नेचर होता है और सॉल्युबिलिटी खासकर सॉलिड का लिक्विड में लाइक डिजॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट पर बेस होता है। यानी पोलर में मोर सॉल्युबल होता है और नॉन पोलर में मोर सॉल्युबल होता है। तो आयनिक कंपाउंड जो होता है वो मोर सॉल्युबल होता है वाटर में। इसके पीछे कॉज है पोलर नेचर या लाइक डिजॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट। लाइक डिजॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट के अनुसार पोलर में मोर सॉल्युबल होता है और नॉन पोलर में मोर सॉल्युबल होता है। क्या समझ में आ रहा है कि लाइक डिजॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे लोहे को काटता है, इसलिए सॉल्युबिलिटी का ये कॉन्सेप्ट ऑलवेज ध्यान रखना, लाइक डिजॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट, जिसमें पोलर में मोर सॉल्युबल होता है और नॉन पोलर में मोर सॉल्युबल होता है। तो आयनिक कंपाउंड होता है वो सॉल्युबल होता है वाटर सॉल्वेंट में। इसके पीछे कॉज है पोलर नेचर होता है या लाइक डिजॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट। तो कहेंगे मोर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू लाइक डिजॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट। लाइक डिजॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट है क्या? तो कहेंगे आयनिक कंपाउंड प्लस वाटर, ये मोर सॉल्युबल क्यों मोर सॉल्युबल होता है? तो आयनिक कंपाउंड ये पोलर नेचर होता है। ये कौन सा नेचर होता है? पोलर। वाटर भी हमारा कौन सा नेचर है? तो ये भी पोलर नेचर है, जिसके कारण ये मोर सॉल्युबल होता है वाटर में। डी नंबर में हाइड्रेशन एनर्जी। वाटर में जब सॉल्युबल होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी होता है कि केटायन और एनायन, आयन जितना वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व ड्यू टू एसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विथ केटायन और एनायन। केटायन और एनायन के द्वारा आयनिक कंपाउंड को जैसे ही वाटर में डालेंगे वो टूटेगा। किसमें? तो केटायन और एनायन में टूटता है। जब केटायन और एनायन में टूटता है तो वाटर मॉलिक्यूल उसके चारों तरफ घिरने लगता है, एसोसिएशन शो करता है, और जितना वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएशन शो करेगा उसका हाइड्रेशन एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा। इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी इवॉल्व एनर्जी होता है जब आयनिक कंपाउंड को वाटर में ऐड करते हैं, तो जो एनर्जी निकालता है उसी एनर्जी को कौन सा एनर्जी कहते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। और हाइड्रेशन एनर्जी कहीं न कहीं साइज पे डिपेंड करता है। केटायन का जितना छोटा साइज होगा
उसका हाइड्रेशन एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा। इसका मतलब साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रेशन एनर्जी, और हाइड्रेशन एनर्जी कहीं न कहीं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोबिलिटी की भी। जिसका हाइड्रेशन एनर्जी जितना ज़्यादा होगा उसका मोबिलिटी उतना ही क्या होगा, कम होगा। चलिए तो हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में लिख लेते हैं। The amount of energy evolved due to association of water molecule due to association of water molecule with ion is known as hydration energy, is known as हाइड्रेशन एनर्जी। वाटर मॉलिक्यूल का एसोसिएशन और कहीं कहीं हाइड्रेशन एनर्जी जैसे मान लेते हैं कोई केटायन और एनायन है, ये भी कोई आयनिक कंपाउंड है, ऐसे समझो ये भी आयनिक कंपाउंड है। जब वाटर में इसको ऐड करेंगे AB को तो A प्लस बनेगा और B माइनस बनेगा। अब इस केटायन के A प्लस के चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल का एसोसिएशन होने लगता है। वाटर मॉलिक्यूल इसके चारों तरफ क्या होता है, एसोसिएशन शो करते रहते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसका एसोसिएशन होने लगता है, इसका इधर की ओर एसोसिएशन शो करता है, और इसके कारण एसोसिएशन के कारण जो एनर्जी इवॉल्व होता है, जैसे एनायन है, इसमें भी खासियत ये होती है कि इसके चारों तरफ जो होता है वाटर मॉलिक्यूल का, एनायन के चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल का एसोसिएशन होने लगता है। इसी के कारण जो एनर्जी निकालता है उसी एनर्जी को हम कौन सा एनर्जी कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी कहीं न कहीं साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब कि अगर ऑर्डर कहा जाए तो लिथियम प्लस, इसका हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा सोडियम प्लस। सो ये आपका टॉप टू बॉटम जाएंगे, ये डिक्रीज करेगा, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और हाइड्रेशन एनर्जी कहीं न कहीं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आयनिक मोबिलिटी,
जिसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा उसका आयनिक मोबिलिटी क्या होगा, उतना ही कम होगा। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। हो गया। अगला पॉइंट इसी में आता है डी के बाद ई नंबर में कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के बारे में बात करें, कहेंगे ये आपका आयनिक कंपाउंड कंडक्टर होता है या कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट के बिहेव करता है इन मोल्टेन या लिक्विड स्टेज में, बट इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है सॉलिड स्टेट में। आयनिक कंपाउंड मतलब नमक के बारे में बात करें NaCl, जब आपको वाटर में ऐड करेंगे तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करने लगता है, लेकिन ड्राई NaCl में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता। तो कहेंगे कंडक्टिविटी में इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट but behave as electrolyte मोल्टन या और क्या लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में ये कंडक्ट करने लगता है इलेक्ट्रिसिटी को, मोल्टन स्टेट को या लिक्विड स्टेट में ये इलेक्ट्रोलाइट के तरह बिहेव करता है और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है, लेकिन सॉलिड स्टेट में क्या होता है, ये आपका इंसुलेटर होता है। लास्ट पॉइंट है रिएक्टिविटी। It take part in आयनिक रिएक्शन। ये आयनिक रिएक्शन में भाग लेता है और आयनिक रिएक्शन हमारा फास्ट रिएक्शन होता है। जैसे आपका AgNO3 प्लस NaCl बड़ी आसानी से ये रिएक्शन करेगा, यहां से NaNO3 बाहर निकलेगा, इसका मतलब यहां से बनेगा AgCl प्लस NaNO3। तो रिएक्टिविटी, तो ये तो कुछ प्रॉपर्टीज बताए थे आपका आयनिक कंपाउंड के बारे में, यानी इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड के बारे में। इसमें एक लास्ट टॉपिक बचा है बॉन हाइबर साइकिल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आयनिक कंपाउंड के लिए, जहां से हम लैटिस एनर्जी के बारे में चर्चा करेंगे और कई बार लैटिस एनर्जी से सवाल पूछा गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं बॉन हाइबर साइकिल यानी लैटिस एनर्जी के बारे में चर्चा करेंगे, तब कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में या कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में चर्चा करेंगे। रहने दो आज का लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं।